नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। जनादेश यानी लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। बताएंगे क्या रही आज दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह खास कार्यक्रम जनादेश। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में किया धुआंधार चुनाव प्रचार। कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें लड़ाना चाहती है कांग्रेस। वोट जिहाद पर कांग्रेस की खामोशी पर भी उठाए सवाल। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद बीजेपी हमलावर। पीएम मोदी ने कहा, शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान है उतावला। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप हुई पूरी तरह से एक्सपोज। भाजपा के दिग्गजों ने भी अलग अलग राज्यों में संभाली प्रचार की कमान। अमित शाह ने यूपी के बरेली में कांग्रेस और सपा पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में अररिया की चुनावी सभा में कहा, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है इंडी गठबंधन। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कर्नाटक में तो प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में भरी हुंकार। सुनीता केजरीवाल ने गुजरात में किया चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के बीच पांचवें और छठे चरण के लिए दिग्गजों ने किया नामांकन। बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान और सारण से राजीव प्रताप रूडी, तो वहीं ओडिशा के संबलपुर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया नामांकन। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और बारामूला से उमर अब्दुल्ला ने भरा पर्चा। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस में चिंतन अब भी जारी। आज हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कल नामांकन की है आखिरी तारीख। बीजेपी ने रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारा। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी कर चुकी है नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनाव प्रचार है वो चरम पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने आज गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में धुआंधार चुनाव प्रचार किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस राम भक्तों और शिव भक्तों में भेद कर उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने वोट जिहाद के बयान पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की मौन स्वीकृति को लेकर भी उन पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण में डूबे रहने के आरोप भी लगाए। अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आनंद की पहली रैली में कहा कि मोदी की मजबूत सरकार न झुकती है न रुकती है, बल्कि भारत को विश्व बंधु के तौर पर झगड़ा सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस के वोट जिहाद वाले मामले पर मौन धारण करने को लेकर भी जोरदार हमला बोला। पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है, वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौखिक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी
कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरेंद्र नगर की रैली में भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस शासनकाल में समंदर से लेकर आसमान तक घोटाले होते थे। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जोरदार हमला बोलते हुए उसके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। इन्होंने क्या किया है अपने मैनिफेस्टो में? उन्होंने लिखित में कहा है कि अब जो सरकारी टेंडर होंगे उस टेंडर में भी माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए एक कोटा फिक्स कर दिया जाएगा। अब क्या सरकारी ठेकों में भी धर्म का आधार पर आरक्षण लाया जाएगा क्या? सरकारी टेंडर देने की देश आजाद हुआ तब से अब तक एक तय प्रक्रिया होती है। जो सही बोली लगाता है, जो अच्छी क्वालिटी का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, अच्छी क्वालिटी का भरोसा देता है, जिसके पास उस काम करने के लिए एक्सपर्टाइज है, क्षमता है, संसाधन है, सारे पैरामीटर से निकलने के बाद उसको ठेका मिलता है। जाति और धर्म के आधार पर ठेका नहीं मिलता है। अब कांग्रेस कह रही है, अपने वोट बैंक के लिए पक्षपात करते हुए वो कहती है कि ठेका अब ऐसे नहीं मिलेगा, ठेका धर्म के आधार पर बांटा जाएगा। जूनागढ़ की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि भगवान श्री राम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताइए किसको जिताना चाहते हैं? भारत माता की। प्रधानमंत्री ने दिन की अंतिम रैली को जामनगर में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में हो रहे विकास की वजह से कांग्रेस कुंठा और नफरत से भरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में जब सत्ता छोड़ी थी तब देश की अर्थव्यवस्था 11 नंबर पर थी, लेकिन उनके कार्यकाल में ये 5वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने कांग्रेस पर समाज में जहर फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के बड़े बड़े विद्वान देश की प्रगति को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने के लिए करने की क्या जरूरत है? सोते रहो भाई। जो लोग हर चीज का सॉल्यूशन खटाखट करके गरीबी दूर होगी कहते हैं, एक झटके में बोले गरीबी दूर होगी। जो खटाकर और कटाकट में ही फंसे पड़े हैं उनको समस्याओं से, चुनौतियों से कैसे टकराना, समस्याओं का कैसे समाधान कहना, चुनौतियों को कैसे परास्त करना, ये शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को 3 चुनौती दी। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वो लिखित में दे कि धर्म के आधार पर वो मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देगी। साथ ही कांग्रेस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे और बैकडोर से ओबीसी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को नहीं देंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ मेघना देव और नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के बीच पाकिस्तान की तरफ से भी आम चुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन करने से लोकसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी काफी बढ़ गई है, क्योंकि ये फवाद चौधरी वही हैं जिन्होंने 2020 में ये कहा था कि 2019 में हुए पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था और इस पर पाकिस्तान को गर्व है। चौधरी फवाद द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए एक वीडियो शेयर करने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस मामले पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि शहजादे को पीएम बनाने के लिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो काफी उतावला है। उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों को भारत में मजबूत सरकार नहीं बल्कि कमजोर सरकार चाहिए। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर करने के बाद से भाजपा ने आक्रामक रुख अपना लिया है। गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, शहजादे को पीएम बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर ढीला रवैया अपनाने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी, लेकिन मोदी की मजबूत सरकार आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। उन्होंने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि कभी आतंकी एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के हाथ में आज भीख का कटोरा है। बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन के वीडियो के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि इमरान खान कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? मुस्लिम लीग की छाप वाले घोषणा पत्र से लेकर सीमा पार से जोरदार समर्थन तक पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक्स पर लिखा कि इससे पहले कुख्यात आतंकी हाफिज सईद ने भी कहा था कि कांग्रेस उनकी पसंदीदा पार्टी है। उन्होंने हाल में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस नेताओं द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मुद्दे की भी याद दिलाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल गांधी? पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ। आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री जो भारत के खिलाफ आमूमन जहर उगलते हैं, वो यदि राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जो कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक पाकिस्तान परस्ती की है, मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाना है, समर्थन दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अभी हाल ही में लगाए गए कांग्रेस के एक नेता के द्वारा। जब भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनकी पैरवी करने पहुंच जाती है।
370 सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, पुलवामा, 26/11, हर जगह पाकिस्तान के बचाव में कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेती है। दरअसल फवाद चौधरी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए लिखा कि राहुल ऑन फायर। लोकसभा चुनाव के बीच फवाद चौधरी के समर्थन से हलचल मच गई, क्योंकि ये फवाद चौधरी वही हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की संसद में कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। चुनावी माहौल में अब फवाद चौधरी का ये वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। करेंगे इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा अपने साथी सहयोगी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के साथ भी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघना देव इस वक्त जुड़ चुकी हैं, गुजरात में वो इस वक्त मौजूद हैं। मेघना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोशन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मेघना मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ 3-4 रैलियाँ की हैं गुजरात में, क्या कुछ क्रक्स, क्या कुछ वो मुद्दे रहे? चूँकि अगले ही फेज में, तीसरे चरण में गुजरात में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आप इन तमाम रैलियों को आपने कवर किया, आपने देखा सुना प्रधानमंत्री को, क्या कुछ वो अहम बातें रहीं जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? देखिए, हमने देखा है कि कल और आज मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 रैलियां की गुजरात में और अलग अलग इलाकों में की हैं। देखिए, उत्तर गुजरात में उन्होंने बनासकांठा में रैली की, दीसा में, उसके बाद उन्होंने साबरकांठा में रैली की जहां वो हिम्मतनगर गए। उसके बाद अगर हम देखें तो आनंद आए। आनंद चूंकि केंद्र, अगर हम देखें सेंट्रल गुजरात का एक अहम हिस्सा है, आनंद में उन्होंने रैली की जहां पर अगर देखें तो खेड़ा, नडियाड, ये सारी जगहों को आनंद एक तरीके से कवर करता है। और उसके साथ अगर अब हम देख रहे हैं जो आज आनंद के बाद जो 3 रैलियां की हैं, उसमें सुरेंद्र नगर, जामनगर और जूनागढ़, ये जो इलाके हैं ये सौराष्ट्र के इलाके हैं जहां पर कई अगर देखें तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड सौराष्ट्र में रहा है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से ये पैटर्न पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का जो होल्ड था सौराष्ट्र से वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। अगर हम इलाकों की बात करें और या मुद्दों की बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी जनसभाओं में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किस तरीके से पाकिस्तान दिलचस्पी दिखा रहा है भारत के चुनाव में, और जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान किस तरीके से उतावला हो रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने के लिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो कई ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात की, जैसे अर्थव्यवस्था की बात करें, 60 साल वर्सेस 10 साल, उसका उन्होंने ब्यौरा दिया। उसके साथ ही आनंद में खास तौर पर उन्होंने एनआरआईज की बात की कि विकास के मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। और विकास की बात आनंद की जनता इसलिए समझती है क्योंकि भारी संख्या में उनके रिश्तेदार या वो खुद एनआरआईज हैं और आना जाना करते हैं, विदेश जाते हैं लगातार, तो उन्होंने विकास देखा है और विकास का जो मुद्दा है वो आनंद की जनता साफ तौर पर समझती है। उसके साथ एक और विषय है असीम, यहाँ पर सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका है जहां पर कई तरीके के समीकरण हैं, लेकिन कब क्या काम करेगा उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे पहला वहां पर अगर हम देखें तो पोरबंदर का इलाका आता है जहां पर मनसुख मांडविया चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पर अर्जुन मोढवाडिया जो कांग्रेस के बहुत ही स्ट्रांग नेता थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो अब कांग्रेस का जो होल्ड था पोरबंदर के इलाके में वो भी काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। अर्जुन मोढवाडिया जो कि बहुत अहम और बड़े लीडर हैं गुजरात में, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से, वहां उनके रेजिग्नेशन से काफी असर पड़ेगा उस इलाके में। उसके बाद अगर हम देखें परसोत्तम रूपाला राजकोट से चुनाव मैदान में है। ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो भरूच का इलाका है जहां पर एक कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है। आज अगर देखें, ना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैंपेन कर रहे थे, बल्कि आज हमने देखा कि
सुनीता केजरीवाल भी बोटाद में, भावनगर में उमेश मकवाना जो कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कैंपेन करती हुई नजर आई हैं। आज अशोक गहलोत भी कांग्रेस से आज गुजरात में थे। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल कैंपेनिंग काफी घमासान जो है पूरी तरीके से ग्राउंड पर नजर आ रहा है गुजरात में, क्योंकि अब एक हफ्ते से भी कम बचा है जब गुजरात के लोग अपना मतदान करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 मई को वहां पे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम जो पार्टियां हैं वो वहां पे अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए वहां पे लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने भी आज हमने देखा कि कल भी उन्होंने रैली की, आज भी 3 से 4 जगहों पर रैली की। मकसद यही कि किस तरह से वहां पे जो मैक्सिमम सीटें हैं वो वहां पे बीजेपी जीत सके और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी इसी में लगी हुई है कि उनकी पार्टियां वहां पे जीते। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को गुजरात से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रोकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार खास मेहमान के साथ, जिस तरह से पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के पूर्व मिनिस्टर ने जो बयान दिया है फवाद चौधरी ने, उसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ, किस तरह से पाकिस्तान भी अब इस पूरे मामले में कांग्रेस को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। और गाहे बगाहे हम जानते कि हमारे हिंदुस्तान के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो ही जाती है और वो हो ही गई। हमारे साथ रोशन गौर जी है, पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रोशन जी, बहुत दिनों से तमाम मुद्दे थे लेकिन पाकिस्तान की एंट्री आखिरकार हो ही गई भारत के पॉलिटिक्स में, भारत के चुनाव में। और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि आखिर पाकिस्तान उतावला हो रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी जीते, किस तरह से कांग्रेस जीते, उनकी सरकार बने, ये जो कनेक्शन है राहुल गांधी, कांग्रेस और पाकिस्तान का, क्या कहलाता है? दरअसल आपने देखा कि घुसपैठ की जो कोशिशें हैं, घुसपैठ जो होता था वो लगभग 0 हो गया है। कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी वो लगभग 0 हो गई है। और इससे पहले जैसे आपने खुद जिक्र किया कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हमने किया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो इससे पाकिस्तान के अंदर का हर व्यक्ति, चाहे वो सरकार में हो या सरकार में ना हो, उनकी जो पीड़ा है या उनकी जो एक खुंदक है कि जब से हिंदुस्तान में मोदी सरकार बनी है तब से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। बिल्कुल। तो फिर उनकी एक चिढ़ है कि कैसे वहाँ दोबारा से किया जाए, क्योंकि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक तो आतंकवाद हो नहीं सकता, पत्थरबाजी की घटनाएं हो नहीं सकती। तो फिर क्यों ना फिर ऐसे एक सरकार आए कि जहाँ मिला जुला खेल चलता रहता है। तो इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। अगर आपको याद हो कि जब कैप्टन साहब की सरकार थी पंजाब में, तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी मंत्री थे। तो उन्होंने जब इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह था वहाँ गए थे और वो बार बार कहते थे कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। काफी किरकिरी हुई थी बहुत, हाँ, और उनकी कांग्रेस की बड़ी किरकिरी हुई थी। तो दरअसल जो आपने भी जिक्र किया था कि मणिशंकर अय्यर भी वहाँ गए थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान कांग्रेस को जिताओ। तो पाकिस्तान की जो हमारे कांग्रेसी नेता हैं उनकी जो सोच है वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मेल खाती है कि सब कुछ चल रहा है, चलने दो। लेकिन यार बीजेपी की जो सोच है कि आतंकवाद के प्रति 0 टॉलरेंस, और प्रधानमंत्री ने बार बार इसका जिक्र किया और बार बार इसको साबित भी किया। अभी कश्मीर देखिए कितना शांत है, वो शांति पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है। तो इसलिए उनके नेता कुछ ना कुछ बीच बीच में बयानबाजी कर रहे हैं और वो उनकी अंदर की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती हैं कि अगर वहाँ सरकार बदले तो फिर उनका कश्मीर में खेल हो, या जो पाकिस्तान में वो घुसपैठ कराना चाहते हैं इधर कश्मीर में या जम्मू में। ये सारी बातें आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और जिस तरह से वहाँ पे आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाता है, वो सारी चीज़ें अगर वहाँ के कोई वरिष्ठ नेता, वहाँ का जो फॉर्मर मिनिस्टर था, वो अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो ये बहुत ही दुखद है। इसको लेकर कांग्रेस को सोचने की जरूरत। हम इस पर आप एक प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर है, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं अपने खास मेहमान के साथ कि जिस तरह से पाकिस्तान के एक फॉर्मर मिनिस्टर ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि वो कहा है कि राहुल गांधी को जीतना बहुत ज़रूरी है। ये इसके क्या कुछ मायने, हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे कि आखिर ये क्या कहलाता है कि कांग्रेस के शहजादे को, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिताने की बात पाकिस्तान से आ रही है। रोशन जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। रोशन जी, आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, हमने सुना भी अपने इस पैकेज में, कि पहले की सरकारों में डॉजियर दिया जाता था वहां की सरकारों को और वहां के आतंकवादियों को, अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल, तो वही जो हम अभी चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ अभी आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस है। कश्मीर में लगभग हमने देखा कि आतंकवाद लगभग अब अपने मरणासन्न स्थिति में है। तो अब जब ये स्थितियाँ, एक मजबूत सरकार है तो मजबूत सरकार के कारण ऐसा हो पाता है। पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति, जैसे आपने भी उसका जिक्र किया कि वहाँ तो जो सरकार है अगर वो सेना का कहना नहीं मानती तो उसका हश्र क्या होता है वो हमने इमरान खान का देखा है। तो उनको अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने के बजाय दूसरे देश में अगर वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्य होगा। दूसरी बात, अगर इसको अब हमारे देश में चूंकि लोकसभा के चुनाव हैं तो उसको अगर हम कनेक्ट करें कि कल जो सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजे ने बात कही कि वोट जिहाद की, तो उनके वोट जिहाद को क्या पाकिस्तान से प्रश्रय मिल रहा है? क्या उस वोट जिहाद को लेकर पाकिस्तान के मंत्री का कहना, तो जो हिंदुस्तान में हमारे यहाँ 17 करोड़ मुस्लिम हैं जो कि देशभक्त हैं, बिल्कुल, क्या उनको वो भड़काना चाहते हैं कि इस चुनाव में आप एक तरफा वोटिंग करो? तो ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बयान को, उस नेता के बयान को इस तरफ भी देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हम चर्चा कर रहे हैं इस पे और पूरी मीडिया में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक आधिकारिक बयान आना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए, उसको विरोध करना चाहिए कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, और जो पाकिस्तान ने बोला है उनका अपना इशू हो सकता है, लेकिन उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि जो जनता है, भारत की जनता बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख रही है, समझ रही है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह का बयान बिल्कुल उन्हें जारी करना चाहिए। फिलहाल रोशन जी, इतना ही हमारे पास समय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते, फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चले। ठीक है दादा। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंडीज का जर्नी और जीरा सिप। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा सीट रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने अभी तक, जी हां, अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, जबकि कल ही नामांकन का बिल्कुल अंतिम दिन है। ऐसे में आज अमेठी के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में चहलकदमी तेज हो गई।
गांधी परिवार के नजदीकी मनोज मट्टू और सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा सहित अन्य लोगों के गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पहुंचने से अमेठी का जो सियासी तापमान है वो काफी बढ़ गया है। गांधी परिवार के चुनावी दस्तावेजों को तैयार करने वाले वकील केसी कौशिक भी अमेठी पहुंच गए हैं। गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बैठक के लिए अमेठी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज पहुंचे हैं। बैठक से वापस आए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने बताया कि किशोरी लाल शर्मा के साथ बैठक में उन्होंने बताया गया कि गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कल राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन करेंगे और इसके लिए सारी तैयारियां भी की जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से ही और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इसका फैसला करेंगे। उम्मीद है कि आज कोई घोषणा सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़ें और प्रियंका जी रायबरेली से लड़ें, बट ये उनका निर्णय है। और एक तरफ कांग्रेस इन दो महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है अभी भी, तो वहीं अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी नामांकन भी दाखिल कर चुकी हैं। जबकि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज एक और लिस्ट जारी की है, जिसमें रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इसकी भी काफी दिनों से प्रतीक्षा थी। पार्टी ने दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस सूची में बीजेपी ने कैसरगंज के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। कैसरगंज से बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया है। तो रायबरेली और कैसरगंज से भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से है विकास सिंह और साथ ही साथ कांग्रेस मुख्यालय से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी हैं। हम सबसे पहले विकास के पास चलेंगे। विकास, बहुत दिनों से आप देखिए, कल तो नामांकन का बिल्कुल आखिरी दिन है और कहा जा रहा है कि आज शाम तक, देर शाम तक या रात तक नाम आ सकता है कि कांग्रेस की तरफ से अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर पूरा सस्पेंस, आज दिन भर सियासी सरगर्मियां हमने बताया भी कि वहां चलती रहीं अमेठी में। क्या कुछ सूत्र बता रहे हैं कब तक इन दो नामों का ऐलान होगा, या फिर ये दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई दूसरे दो चेहरे हो सकते हैं? क्या कुछ आपको समझ आ रहा है? देखिए, ऐसे इसके दो पहलू हो सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हम अगर नजर डालें। चूंकि अमेठी और रायबरेली यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति थी, 2019 में राहुल गांधी वहां से चुनाव अमेठी से हार जाते हैं और 19 में ही सोनिया गांधी जो एक बहुत बड़े अंतर से जीतती थी, मात्र 1 लाख वोट से ही जीती थी और उस समय भी ये दिनेश प्रताप सिंह ही प्रत्याशी थे। और 2022 के चुनाव में 10 विधानसभाएं हैं, इन दोनों लोकसभा को मिलाकर 10 की 10 पर कांग्रेस अपनी जमीन खो देती है, 10 की 10 हार जाती है। उसके बाद राहुल गांधी अमेठी नहीं आते, सोनिया गांधी रायबरेली नहीं पहुंच पाती और उसके बाद धीरे धीरे जो एक कार्यकर्ता, जो एक संगठन होता है, वो कहीं ना कहीं उस पार्टी से पलायन कर गया और कहीं और चला गया मुद्दों के आधार पर जो उसको पसंद था। तो अब जब वो नॉमिनेशन करे तो उनको चाहिए जीत की गारंटी। जनता को तो विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी है, लेकिन इनको जीत की गारंटी है या नहीं है, ये इनके पास नहीं है, यही इसीलिए देरी हुई है। दूसरा एक पहलू हो सकता है कि इतनी देर करके आखिरी दिन ही आके नामांकन करे, उससे कुछ सुर्खियां बटोरने की कोशिश हो सकती है। तो माना यह जा रहा है कि कल राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए अभी सूत्र भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। अंतिम समय में ही ये फैसला होगा, तो ये अब देखने को होगा। हालांकि एक बात कही जा रही है कि कल प्रियंका गांधी ने एक गुजरात की रैली रद्द कर दी है, हम देखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की जो वहां पृष्ठभूमि थी, जो उनकी जमीन वहां से खिसकी है, वही एक बड़ा कारण है जो उनको गारंटी नहीं मिल पा रही है। मुझे लगता है कि एक संदेश भी जाएगा, क्योंकि उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें हैं और अगर
ये दोनों ही लोग, चाहे राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, अगर इन दोनों सीटों से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उसका एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जा सकता है, जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके बीच जा सकता है। लेकिन अब कांग्रेस को ये डिसाइड करना है कि आखिर कौन वो होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा जा रहा है कि वही डिसाइड करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त चंद्रशेखर जोशी मौजूद हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ आपके सोर्सेज कह रहे हैं? क्योंकि कहा गया कि जयराम रमेश को हमने सुना और उससे पहले और भी एक दो नेता कह रहे थे कि आज शाम तक या फिर देर रात तक ये इसको लेकर खबर आ सकती है कि वहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे, कौन चेहरा होगा अमेठी से, रायबरेली से। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए असीम, वक्त कम है और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं की गई है। आज शाम के वक्त काफ़ी जो मीडिया के लोग हैं वो कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे थे, शायद कोई घोषणा हो जाए, लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। तो उसके बाद अब जो मीडिया के लोग हैं वो भी यहां से चले गए हैं और अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसका मतलब कि कल ही जो बात कही जा रही है, चाहे वो हम जयराम रमेश की बात करें या ये कहा जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष इस बारे में फैसला लेंगे, वो फैसला कब तक लेंगे और कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहाँ पर उतारा जाएगा, इस बारे में अभी स्थिति किसी तरह से कोई आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं की गई है। हाँ, ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक कांग्रेस पार्टी एक लिस्ट जारी कर सकती है जिनमें अमेठी, रायबरेली और कुछ एक सीट और है जिस पर कल नॉमिनेशन होना है, लद्दाख की सीट है, उसके नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए जा सकते हैं। ठीक है विकास, चूंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ पत्रकार ये एनालिसिस कर रहे थे कि चूंकि रायबरेली की सीट है उसमें से देखा जाए कि बीजेपी पहले वेट कर रही थी कि कांग्रेस किस उम्मीदवार को वहाँ पे उतारती है, उसके बाद ही बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। लेकिन आज तो बीजेपी ने अपना नाम ऐलान कर दिया है रायबरेली से, जिसमें कि दिनेश प्रताप सिंह को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। जी बिल्कुल, दिनेश प्रताप सिंह प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री हैं और इससे पहले वो एक लंबे समय से एमएलसी रहे हैं और ये भी कांग्रेस में रह चुके हैं। सोनिया गांधी के सामने पिछली बार, जैसा कि मैंने बताया, कि इन्होंने चुनाव लोकसभा का लड़ा था और सोनिया गांधी का जो एक बड़ा अंतर था, 3 लाख के ऊपर से वो चुनाव जीती थी, मात्र 1 लाख से चुनाव जीती। और इसके बाद पिछले 5 सालों में लगातार दिनेश सिंह रायबरेली में रहकर काम करते रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और कहीं ना कहीं लोगों से जो कनेक्ट बना के रखना है, लोगों संबंध बना के रखना है, एक संगठन को विस्तार देने का काम किया है, वो दिनेश ने लगातार पिछले दिनों में काफी ज्यादा किया है। तो कहीं ना कहीं दिनेश काफी मजबूत वहां पर उम्मीदवार है और दिनेश बहुत बड़ी चुनौती होंगे। और इसी बात को लेकर चर्चा भी हो रही थी कि पहले आप लेकिन बीजेपी ने खासकर रायबरेली सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। अब यही जिसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कब इन दोनों सीटों पर कौन चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए नाम का ऐलान कब हो सकता है, इसको लेकर हर कोई इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ चंद्रशेखर जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी सभा के दौरान एक विवादित बयान देते हुए खुद की और कांग्रेस प्रत्याशी की तुलना भगवान शिव से की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राम का मुकाबला शिव कर सकते हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के भगवान शिव वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस दिशाहीन होने के साथ साथ नेतृत्व विहीन भी हो गई है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा कि अगर ये लोग भगवानों में लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए ये इंसानों को किस तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं। कैंडिडेट है शिव कुमार डहरिया। शिव कुमार
डहरिया। देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका ये वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति में और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। बढ़ेंगे आगे। तीसरे और बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल तमाम दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और सीताराम में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। बरेली में अमित शाह सपा और कांग्रेस को परिवारवाद पार्टी बताते हुए जमकर बरसे। बरेली के भीषण दंगे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में पूरा यूपी दंगों की आग में झुका हुआ था। उन्होंने कहा कि योगी राज में गुंडों का पलायन हो रहा है। सपा के राज में पलायन होता था, योगी जी के राज में पलायन तो हो रहा है, परंतु निर्दोष लोगों का नहीं, गुंडों का पलायन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में प्रचार का मोर्चा संभाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर विरोधियों को घेरा। राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का कुनबा बताया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी बिहार के सारण और छपरा में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में बार बार सुनाता हूं, मुझे इंदिरा आवास योजना में 2 घर मिलते थे पंचायत में, 2 घर। आज एक एक पंचायत में 40-40 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे हैं। 40-40 घर। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सुपौल में जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं परिवारवाद को लेकर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने शिक्षा का विकास किया। हर पंचायत में हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का निर्माण कर दिया। और लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको हम 25,000 रुपया का अनुदान देते हैं, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी की ओर धकेलने की साजिश का हिस्सा है। वहीं केंद्रीय मंत्री और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर में रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में जबरदस्त निराशा का माहौल है। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। जनता का उत्साह है और जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है और श्रद्धा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। ये मुकाबला एक तरफा है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक वोटों से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव अभियान के अंतर्गत मुंबई के बोरीवली में रथ यात्रा निकाली। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झारखंड के रांची से भाजपा उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में रोड शो किया। बहरहाल सभी दलों ने प्रचार में तेजी ला दी है। ऐसे में 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रचार प्रसार के साथ साथ नामांकन का दौर भी जारी है। धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर से, ओडिशा के संबलपुर से, राजीव प्रताप रूडी ने बिहार के सारण से नामांकन किया, तो वहीं उमर अब्दुल्ला सहित विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी आज नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 5 चरणों के प्रचार के साथ ही 5वें और 6ठे चरण के लिए नामांकन का दौर भी जारी है। इस दौरान भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य दलों के दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। ओडिशा की संबलपुर सीट से बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान ने नामांकन दाखिल किया और नामांकन से पहले उन्होंने रोड शो भी किया। इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपराजिता सारंगी ने भुवनेश्वर लोकसभा सीट के लिए नामांकन भरा। अपराजिता सारंगी ओडिशा कैडर की पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी रह चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुंदरगढ़ सीट से 4 बार सांसद रह चुके जुएल ओराम ने भी अपना पर्चा भरा। नामांकन भरते वक्त जुएल ओराम के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बिहार की सारण लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने सारण में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले राजीव प्रताप रूडी ने रोड शो भी किया। आरजेडी ने इस सीट से रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। एलजेपी रामविलास प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चिराग पासवान ने भी नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने भव्य रोड शो किया, जिसमें उनकी मां रीना पासवान के अलावा नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नवीन जिंदल ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आप इंडिया गठबंधन ने कुरुक्षेत्र सीट से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कमलजीत सहरावत ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले कमलजीत सहरावत ने रोड शो किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए। महाराष्ट्र की नासिक लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार हेमंत गोडसे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता छगन भुजबल, भाजपा नेता गिरीश महाजन और शिवसेना के दादासी भुसे की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल्याण लोकसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे निश्चित तौर पर इस सीट से जीत हासिल करेंगे। पश्चिमी मेदिनीपुर से बंगाली फिल्म अभिनेता और घाटल लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार दीपक अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अंबाला के कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेद उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर अच्युता सामंत ने कंधमाल संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा भरा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में अपनी पार्टी और इंडी गठबंधन की जीत का भरोसा जताया है। डीडी न्यूज की हमारी सहयोगी रमा त्यागी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी धुआंधार प्रचार रैली में जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं। देखिए, इंडियन अलायंस मजबूत है, अपनी जगह पे मजबूत है। वो जीत के आएंगे और अलायंस में ही रहेंगे, अलायंस से बाहर नहीं जाएंगे। जिस तरह की बात वेस्ट बंगाल में हुई, यहाँ पर भी महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग हैं। आप मानते हैं उनको अलायंस का पार्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आप में अलगाव नजर आता है। देखिए, वो अलायंस में हैं, उनका हक है लड़ने का, मैं रोक नहीं सका, लड़ रही लड़े। एक जो विश्वास वाली बात है वो कैसे आएगी, उस पर आपको कैसे विश्वास है कि आप ही के पक्ष में लोग जाएंगे? देखिए, मैं ये जानता हूं कि अगर हम सही हैं, हमारा कदम सही है,
तो लोग विश्वास करेंगे। ये नहीं जो एक बात कहते हैं करते दूसरी बात है। जिस तरह से आपने यहाँ पर जो स्थानीय दल थे उनका एक अलायंस बनाया था, वो नहीं चला, टूट गया, अभी भी बिखराव देखने को मिला। कौन सी अलायंस? मुझसे कोई अलायंस नहीं दिखती। अलायंस ये जीडी तो आपने बनाया था। हमारी अलायंस है, जो इंडिया अलायंस है। तो आप मानते हैं कि जो महबूबा मुफ्ती हैं वो इंडिया अलायंस से बाहर है? मैं नहीं कभी कहता वो बाहर है, वो अंदर है। मैंने कब कहा वो बाहर है? वो खुद कहती है मैं इंडियन अलायंस में हूँ। तो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी अब? कब? 6 सीटें इंशाल्लाह। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा है कि 6 की 6 सीटें इन्हें मिलेगी। बीजेपी के विकास के दावों को नकारते हुए इन्होंने कहा कि जो असली विकास है, जो यहाँ पर आवाम चाहती है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो ये दावे कर रहे हैं, लोग इन पर विश्वास करेंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, राजौरी। और जनादेश के आज के अंक में जाते जाते आपको छोड़े चलते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। आप इन तथ्यों को जानिए, समझिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें, तीसरे चरण में गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। खास बात यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के सीआर पाटिल ने लोकसभा चुनाव 2019 की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। सीआर पाटिल को 9,72,739 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के धर्मेश भाई पटेल को सिर्फ 2,83,071 वोट ही मिले थे। जीत का अंतर 6,89,668 का रहा था, यानी विजेता उम्मीदवार को 74.4% वोट मिले, जबकि जीत का अंतर 52.8% रहा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।